नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का डीबी लाइव पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद और डीबी लाइव का कारवां आ पहुंचा है पीलीभीत। आज से हम अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं। पहले फेज यानी कि 19 अप्रैल को जिन सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, वोटिंग होने जा रही है, उन लगभग तमाम सीटों पर हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोकसभा सीटों पर जाएं और आपको बताएं कि जनता के दिल में आखिर क्या है। वो इस बार लोकसभा के 2024 के इलेक्शन में क्या सोच रही है, क्या है उसके मुद्दे, किस तरफ है उसका रुझान, क्या वो जातियों में बंटकर चुनाव कर इलेक्शन में उसका मूड बना हुआ है, वो वोट करने जा रही है, या फिर वो मुद्दों पर वोट करने जा रही है, या फिर कैंडिडेट को देखकर वो वोट करने जा रही है। किस तरफ है उसका रुझान, क्या बीजेपी की तरफ या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ, ये देखेंगे हम, जानेंगे हम, लोगों से हम पूछेंगे। और पीलीभीत की सीट तो वैसे भी इंटरनेशनली, ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली सुर्खियां बटोर रही है जब से वरुण गांधी का टिकट यहां से कटा है। और लोगों में ये जानने में बहुत दिलचस्पी है कि आखिर पीलीभीत की जनता इस बार क्या मन बनाए हुए है, क्योंकि वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद जितिन प्रसाद को पैराशूट करके यहां पर बीजेपी लाई है। पहले तो वो कांग्रेस में थे, लेकिन तमाम जितने भी इधर उधर से जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं, आपको पता ही है कि उनको बीजेपी लोकसभा का कैंडिडेट बना रही है, क्योंकि अपने जो उनके कैंडिडेट हैं शायद उनको लग रहा है कि वो अब जिताऊ नहीं है, इसलिए उन्होंने 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स के अपने टिकट भी काट दिए हैं। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हैं या इकट्ठे हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो इस बार लोकसभा चुनाव में क्या सोच रहे हैं, क्या हैं उनके मुद्दे और किस मुद्दों पर वो वोट करने के लिए जा रहे हैं। अपना नाम बताइए आप। मैं रविंद्र सारा एडवोकेट। मेरा मत है कि ये चुनाव जो है संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए है। अगर वोट देने से पहले एक बार दोनों भाजपा और इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो पढ़ लिया जाए तो सबसे अच्छी बात होगी। मैनिफेस्टो पढ़ के वोट अगर दिया जाए तो अपने आप में पता चल जाएगा। तो बीजेपी ने तो अभी मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। उनकी नीतियां तो सर्वविदित हैं। उनके पास, बीजेपी के पास है क्या? हिंदू, मुस्लिम, राष्ट्रवाद, भाजपा, जय श्री राम, इसके सिवा भाजपा पे कुछ नहीं है। भाजपा पे कहने के लिए कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार उनका एक नारा, जुमला हो चुका है। दूसरी पार्टियां, विपक्ष की सारी जुमलेबाज हैं, भ्रष्टाचारी हैं। जो उनकी पार्टी में आ जाए, भाजपा वॉशिंग मशीन से धुल के वो बिल्कुल साफ सुथ जाए। इसलिए भाजपा का तो कोई मैनिफेस्टो आए या ना आए, वो तो जुमलेबाजी होगी। जो भी मैनिफेस्टो बनाएंगे, उनका गृह मंत्री पहले से कह रहे थे कि ये जुमला है। इस बार कोई नया सुगुबा होगा, उसे भी जुमला कह देंगे। तो उनके मैनिफेस्टो में तो कुछ है ही नहीं ऐसा। जो आए या ना आए, एक बराबर ही है। अच्छा, ये बताइए कि वरुण गांधी लगातार यहां से जीतते रहे, 2 बार वो सांसद रहे। 1996 से मेनका गांधी और वरुण गांधी की एक तरह से कहें कि दूसरे गांधी परिवार की ये सीट रही है। इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। क्या सोच रही है जनता इस बारे में? नाराजगी है आपको टिकट कटने पर? क्या सोच रहे हैं आप? पीलीभीत में वरुण गांधी की टिकट काटने से जनता में बहुत आक्रोश है। और इस बार पीलीभीत की जनता ने मन बना लिया है कि इन्हें ये सबक सिखाया जाएगा कि पैराशूट से जो प्रत्याशी उतारा जाता है वो मोदी लहर में या मोदी के नाम से नहीं जीता जा सकता। जो जमीन पे काम करेगा वही लोकसभा का सांसद कहलाएगा। इसलिए पीलीभीत की जनता में घोर निराशा और एक तरीके से गुस्सा है। मुझे लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, भगवत शरण गंगवार जी, पीलीभीत से जीतेंगे, क्योंकि सारा जो वरुण गांधी के लोग हैं वो सारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को अंदर खाने चुनाव लड़ा रहे हैं। ऐसा है? बिल्कुल है। आप अगर हमारी बात तो यकीन न करें और जनता का व्यू ले लिए, सबको आपको यही लगेगा कि जितना वरुण गांधी की टीम है, कहीं भाजपा के किसी मंच पे आपको नहीं दिखेगी। क्या ये इतना खुला समर्थन है कि आप इस तरह से बोल रहे हैं? बिल्कुल खुला समर्थन है। और इसे अगर आप चाहें तो इसे वेरीफाई कर लिए, सिर्फ मेरे कहने से मत मानिए, और पब्लिक के लोगों से व्यू कर लिए। 100% ये सच है कि वरुण गांधी के जो भी लोग हैं वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का चुनाव लड़ा रहे हैं। और आज जो है योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर है, लोकसभा पीलीभीत लोकसभा सीट पर वो अपना चुनावी प्रचार करेंगे। और आप इसे समझिए कि एक बार प्रधानमंत्री खुद और 2 बार योगी आदित्यनाथ और 1 बार वो प्रधानमंत्री के साथ, यानी कि 3 बार वो इस लोकसभा सीट पर आ चुके हैं। और उसके साथ साथ जो उप मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत पीलीभीत सीट पर यहाँ पर झोंकी हुई है। तो उससे आप समझिए कि वरुण गांधी के जाने के बाद यहाँ पर स्थितियां, उनको टिकट नहीं दिए जाने के बाद स्थितियां किस तरह से बदली हैं। आप क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? और वरुण गांधी को लेकर भी मैं जानना चाहूंगी कि उनका टिकट कटने के बाद इस लोकसभा सीट की स्थिति क्या है अभी? मैडम, मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। वरुण गांधी का टिकट चूंकि बीच में आप देखा शुरू से
वरुण गांधी पार्टी की नीतियों का विरोध कर रहे थे और जनता की आवाज को ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। केवल उनको सजा इसलिए मिली है कि उनका नाम वरुण के बाद में गांधी लगता है और इनको मोदी जी को गांधी परिवार से सख्त नफरत है। पहले वो नेहरू के पीछे पड़े हुए थे, नेहरू नेहरू नेहरू, हर मामले में नेहरू आता था। अब वरुण गांधी के पीछे पड़े, इसलिए टिकट काट दिया गया। लेकिन मेनका को तो दे दिया। मैडम वो अलग बात है, वो दूसरे शहर से दिया गया, हम इस शहर के हैं, हम जानते हैं कि आखिर वरुण गांधी की यहाँ पोजीशन क्या थी। दूसरी चीज, जो इस वक्त इंडिया गठबंधन है उसके अंदर जो प्रत्याशी आया है वो बिल्कुल इतना बढ़िया प्रत्याशी है जिनका नाम भगवत सिंह गंगवार है। आप गरीबों का मसीहा, मतलब वो उस शहर के लोग कल जो बरेली से आए थे वो रो रहे थे कि वसीम भाई बड़ा गलत हुआ कि हमारे शहर से जो है पीलीभीत आ गए। यहाँ के लोगों ने जिस तरीके से गले लगाया है, आप यकीन कीजिएगा वो बंदा है, रात के अंधेरे में भी अगर कॉल कर लिया है तो बंदा पब्लिक के लिए खड़ा है। दूसरी चीज, आज का जो चुनाव है वो मुद्दों का चुनाव है, वो हिंदू मुस्लिम का नहीं है, वो सिख ईसाई का नहीं है, मुद्दों का चुनाव है। कि जैसे अग्निवीर इन्होंने भर्ती कर दिए 4 साल के लिए, उसके बाद में पैदल, इसी तरीके से पुलिस वीर भर्ती कर दिए जाएंगे। आपने देखा लाखों रुपया जो है वो डिपार्टमेंट कमा रहे हैं, नौकरी के नाम पर फॉर्म भरे जाते हैं और उसके बाद में पेपर आउट कर दिया जाता है। ये सब षड्यंत्र है, ये सब षड्यंत्र है, पेपर आउट कर दिया जाता है। क्योंकि वैसे ही सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई हैं, जो ऑफिस में सारे के सारे ऑफिस खाली पड़े हुए हैं, बाहर से जो है आउटसोर्सिंग से जो लोगों को भर्ती किया जा रहा है। मैडम लोग मतलब जवान परेशान और कहना चाहिए इंसान परेशान, नौकर पेशा परेशान, मजदूर परेशान। हालत ये है कि जब कोविड हुआ था तो ये नौयत आ गई थी मैडम, उस कोविड के अंदर ये नौयत आ गई थी कोविड के अंदर, मोहल्ले से गलियों से लड़कियां निकल के, जवान लड़कियां बरका ओढ़ कर भीख मांग रही थी कि दे दो हमें, कुछ मदद कर दो हमारी। जबकि कोविड इनका अपना नहीं, इनका अपना लाया हुआ था। इनके बराबर में चाइना के ठीक बराबर में वियतनाम है। मैडम वहां पर कोविड क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि वहां प्रिकॉशंस रखे गए थे। लेकिन ये हाउ मोडी करके हिंदुस्तान में कोविड ले आए, सब जगह फैल गया और उसी हिसाब से इन्होंने बंगाल में। अच्छा, ये बताइए आपकी क्या इलेक्टोरल बॉन्ड कोई मुद्दा है? 100% मुद्दा है मैडम। चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड वो बॉन्ड है जिसका इन्होंने कानूनी जामा पहना दिया था। 2 अमेंडमेंट करने के बाद में इसको लीगलाइज कर दिया गया था। धन्य हो भगवान का कि दूसरे उसने हिंदुस्तान के भगवान को एक ऐसा इंसान पैदा किया, डीवाई चंद्रचूड़, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड को, जो 2 साल से केस चल रहा था, उसको जो है सही समय पे डिसीजन दिया। आप देखिए आज के जमाने में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं माननीय कोर्ट का आदर करता हूं। सुप्रीम कोर्ट इसलिए कुछ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश करती है, एसबीआई का ऑर्डर किया उन्होंने, ये इलेक्टोरल बॉन्ड इनको वापस कीजिए, इन डिटेल दीजिए। उनका नहीं 4-6 महीने लगेंगे, 40 दिन लगेंगे, मतलब चुनाव के बाद में दिया जाएगा। जब वहां पर उनकी बेंच बैठी और बैठने के बाद में फैसला लिया कि नहीं 24 घंटे के अंदर आप दीजिए, मोदी को देते थे 24 घंटे में जब आई सारी डिटेल तो पता ये चला कि इसके अंदर कितना घोटाला है। आज उसी इलेक्टोरल बॉन्ड के चक्कर में केजरीवाल अंदर है, संजय सिंह जो 6 महीने अंदर रहे, उसके बाद में बिना किसी बरामदगी सुप्रीम कोर्ट को उनको तो आप अवेयर सिटीजन, मुझे लगते हैं कि आपको इश्यूज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप बताइए कि इस चुनाव में खासतौर पर पीलीभीत सीट की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या यहाँ के मुद्दे हैं? क्या वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया जाना ये मुद्दा है? क्या जनता में नाराजगी है? अगर वरुण गांधी को टिकट दिया जाता तो क्या आपको लगता था एक तरफा चुनाव होता? और अभी फिलहाल लोग जातियों में बंटकर या फिर कैंडिडेट को देखकर या दूसरे मुद्दों को देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, वरुण गांधी को अगर टिकट मिलता तो निश्चित रूप से एक तरफा सीट, लेकिन वही बात है कि वरुण गांधी को टिकट न देके बीजेपी ने एक अच्छा काम नहीं किया। वरुण गांधी ने जो इनकी आलोचनाएं की थी वो सिर्फ इस बात की आलोचना की थी, सबने देखा था, आपके भी चैनल ने चलाया था, कि रोजगार नहीं मिल रहा है बच्चों को, जो हिंदू मुस्लिम की जा रही है हर बात में। तो ये सब बातें कही गई थी। तो रोजगार की बात सबसे बड़ी है, भ्रष्टाचार की बात सबसे बड़ी है, महंगाई की बात सबसे बड़ी है। ये सब चीजें यहाँ के इलेक्शन को भी प्रभावित करेंगी। तो क्या आपको लग रहा है कि वो जनता के मुद्दे उठा रहे थे, सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्या इस वजह से उनका टिकट कट गया? भ्रष्टाचार की बात जब होती है, महंगाई की बात जब होती है, रोजगार की बात जब होती है, सामाजिक एकरूपता की बात होती है, तो ये सब जनता के तो मुद्दे हैं ही, किसी और के मुद्दे थोड़ी है। और इलेक्शन में ये जनता के मुद्दे ही काम आते हैं, कोई और। मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में भी बीजेपी का पूरा विरोध यहाँ पर हो रहा है और होगा। निश्चित रूप से यहाँ पे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। जी, आप अपना नाम बताइए।
कोहिनूर आलम अंसारी। जी आप बताइए कि यहाँ पर अगर मुस्लिम आबादी की हम बात करते हैं तो 35% से ज्यादा यहाँ पर बताई जाती है, यानी कि लगभग 5 लाख यहाँ पर मतदाता मुसलमान हैं। मुसलमानों के इश्यूज यहाँ पर क्या हैं? क्योंकि बीएसपी ने अपना मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर उतारा है और लोगों को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बटे इंडिया गठबंधन और बीएसपी में और फिर बीजेपी इसमें सीट निकाल कर ले जाए। यहाँ का जो मुस्लिम मतदाता है वो क्या सोच रहा है, क्या है उसके जहन में मुद्दे? अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी और सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमानों को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। आपका जो सवाल है ये हकीकत है। और जहाँ बात कही कि यहाँ एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा गया, ये बीएसपी जो है वो पेट वर्कर है बीजेपी की, और उनका एक मुद्दा ये है कि मुस्लिम को यहाँ से भटकाया जाए, सिर्फ मुस्लिम के नाम पर जो है वो डाइवर्ट हो वोट। लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि जो 35% से ज्यादा मुस्लिम हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ है। और सबसे अहम मसला नौजवानों का बेरोजगारी का मुद्दा, महिलाओं का मसला, एजुकेशन का मसला, जिसे कहा गया था, मंडेला जी ने कहा था एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर इतने वक्त तक रहते हुए कोई बेहतर कॉलेज नहीं है और हताश है यहाँ की पब्लिक, बहुत ही ज्यादा निराश है। चूंकि हुकूमत हिंद हो या हुकूमत उत्तर प्रदेश हो, इन दोनों ने खास तौर से पूरे प्रदेश के साथ धोखा किया है। और ये हकीकत बयान किसी और ने नहीं की है। होम मिनिस्टर जिनका एक वक़ार है, जिनकी एक पोजीशन है, वो खुद कह रहे हैं ये 15 लाख रुपए का एक जुमला था। ये झूठी और मक्कार गवर्नमेंट है, सरकार है। और हकीकत भी यही है कि अगर आप जब इनकलाब बर्पा नहीं होगा तो हालात चेंज नहीं होंगे। और सबसे बड़ा मसला ईवीएम मशीन। मैं तो कहता हूँ ईवीएम से निकला जिन और भारत रह गया सन। सिर्फ ईवीएम जिस मुल्क ने बनाई वो मुल्क ईवीएम से वोट क्यों नहीं कराता, क्या वजह है इसकी, और हिंदुस्तान क्यों करा रहा है। और आपने देखा यहाँ पर सबसे ज्यादा इन लोगों ने क्या मसला दरपेश करा, मंदिर मस्जिद का। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये आस्था है, ये इबादत गाहें हैं। हर इंसान अपने रिगार्डिंग इबादत करता है। मुस्लिम मस्जिद जाते हैं, गैर मुस्लिम भाई मंदिर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, उनके हक में कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारा मेन मसला ये है बेहतर शिक्षा हो, रोजगार हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, बच्चों की तालीम और तरबियत का अच्छा नज्म व नस्क हो, साथ ही साथ महिलाओं की इज्जत आबरू उनकी बरकरार रहती हो। इस तरह का माहौल हो तो ज्यादा बेहतर है। और उम्मीद की जाती है कि आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन से यहाँ पर 26 लोकसभा प्रत्याशी से जो है भगवत सरन गंगवार जी हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अच्छे वोटों से यहाँ से जीत हासिल करके जाएंगे। और उम्मीद की जाती है कि इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट भारत में बनेगी। ये ऐसी आपको उम्मीद है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप मुझे बताइए, आप एक महिला हैं और यहाँ पर महिलाओं को अगर देखें तो आप और मैं ही हैं यहाँ पर। तो आप मुझे बताइए कि आपके लिए क्या है मुद्दे, खासतौर पर पीलीभीत की जब हम बात करें, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम मौजूद हैं। यहाँ पर पूरी ताकत बीजेपी ने लगाई हुई है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या है आपके मुद्दे, किन मुद्दों पर जनता वोट कर रही है? देखिए, पहला मुद्दा अगर महंगाई की बात करें हम महिलाओं के लिए, तो वो महंगाई का है। जब 400 रुपए सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी जी सर पर उठाकर घूमती थी कि भाई बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। आज 1100 रुपए का सिलेंडर है, स्मृति ईरानी बहुत खुश हैं। तो हम महिलाओं को जो किचन चलाना है वो बहुत मुश्किल हो गया है। बात करें अगर बरेली की, तो सब जगह मुद्दे एक ही से हैं। बेरोजगारी चरम पर है, महिलाओं के मुद्दे हैं। अभी देखिए पिछले दिनों क्या बात उठी कि भाई 50% भागीदारी देंगे, संसद में देंगे और 25 देंगे। ये बताइए 2029 में जनगणना होगी, आपने मुद्दा शिगुफा आपने पहले से छोड़ दिया। तो ये जो बीजेपी पार्टी है ये शिगुफे छोड़ने में बहुत आगे है, जुमलेबाजी में है और लोगों का जो माइंड डाइवर्ट करती है उसमें एकदम नंबर 1 है। आपका माइंड वॉश इस तरह कर दिया गया है कि आप मंदिर और मस्जिद के मुद्दों में उलझ कर रह गए हैं। आपको अपने मेन मुद्दे ही नहीं याद है। ये गलती मैं मानती हूँ जनता की भी है कि आपको जिस तरफ हाँका जा रहा है आप हाँकने की तरह हो गए। आपको अपनी बेरोजगारी नहीं दिखती, आपको महंगाई नहीं दिखती, आपको समाज में व्याप्त डर नहीं दिखता। एक वक्त था 2014 से पहले हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये बात ही नहीं पता थी। हमको अब पता चला कि अच्छा हम अलग हैं और ये अलग हैं। तो ये जो नफरत फैलाई गई है, ये नफरत की वजह से बीजेपी जीत रही है। आपको लग रहा है आप महंगाई और बेरोजगारी इन मुद्दों पर आप वोट करने जा रहे हैं? बिल्कुल, इस बात पर ही सभी को इस पर ही वोट करना चाहिए। और मैं समझती हूँ इंडिया गठबंधन देश की मांग बन गई है।
जिस तरह से नफरत घोली गई है वो नफरत खत्म होना चाहिए। एक शेर याद आता है कि नफरत की दीवार गिराकर मैं भी देखूं तू भी देख, नफरत की दीवार गिराकर मैं भी देखूं तू भी देख, प्यार का दरिया दिल में बसाकर मैं भी देखूं तू भी देख। सत्य अहिंसा के मतवाले क्यों आपस में लड़ते हैं, सत्य अहिंसा के मतवाले क्यों आपस में लड़ते हैं, उन बातों की खोज लगाकर मैं भी देखूं तू भी देख। बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पर तमाम लोगों को देख रहे हैं, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ताज्जुब हो रहा है। तमाम जहाँ यहाँ पर जितने भी लोग हैं हमारे आसपास जिनसे अब तक मैंने बात की है, बहुत अवेयर सिटीजन लग रहा है कि उनको मुद्दों की समझ परख है और किसी तरह की भक्ति में लीन नहीं है वो, बल्कि अपनी आंखें कान नाक खोलकर शायद वोट करने के लिए जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि 10 साल में जो भी उन्होंने देखा है उसके बाद उनकी आंखें खुल गई हैं, या फिर वो तमाम मुद्दों को देख रहे हैं जो असल मुद्दे हैं जनता के। आप मुझे बताइए, आप अपना नाम बताइए। अशोक कुमार शमशा। अशोक जी बताइए, आपके लिए क्या मुद्दे हैं पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए, और क्या आपको लगता है कि वरुण गांधी का जो टिकट कटा है उसके बाद यहाँ पर उनके लिए सिंपैथी है कोई, या फिर अगर वरुण गांधी होते तो क्या ये चुनाव एक तरफा होता? किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि लगातार लोगों को एक आदत ये रही है शुरू से, क्योंकि मेनका गांधी के बाद फिर वरुण गांधी, ये दूसरे गांधी परिवार का एक तरह से कहें तो ये सीट रही है, और अभी अचानक से पैराशूट करके उन्होंने वो कैंडिडेट लेकर आए हैं बीजेपी, और दूसरे भगवंत सरन जो है गंगवार वो हैं, अनीस अहमद साहब है तीसरे। आप के लिए क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को आप देख रहे हैं? पीलीभीत का ये चुनाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? आप देखिए, आपने दो बातें की, एक वरुण के बारे में बात की, तो मैं साफ कहूँ पीलीभीत हिंदुस्तान से अलग नहीं है। हिंदुस्तान के लोग अब करवट ले रहे हैं। उन्हें मालूम है कि जुमले की सरकार ने झूठ बोलकर इस देश को कंगाल बना दिया है। उसमें शामिल वरुण गांधी भी हैं और मेनका गांधी भी हैं। जो लोग भाजपा के साथ रहे हैं वो उतने ही जिम्मेदार हैं जितने मोदी जी हैं। लेकिन अभी तो उन्होंने कुछ दिनों से हमने देखा वरुण गांधी ने बहुत मुद्दे उठाए। क्या आपको लगता है इस वजह से उनको सजा मिली कि उन्होंने जनता के मुद्दे उठाए? मुद्दे तो संसद में भी उठा सकते थे, जहां से हमारे यहाँ के विपक्ष के 140 से सांसद जो है बाहर फेंक दिए गए। उन्होंने तो नहीं उठाया। बाहर कहने का क्या है? पीलीभीत वरुण गांधी से भी आधी आ चुकी थी, और भाजपा का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पीलीभीत से लड़ता तो उसकी जमानत जब्त हो जाती। आपको ऐसा लगता है? आपको लग रहा है कि लोगों का ये कहना है कि जब वरुण गांधी का टिकट काट दिया, अब उसके बाद लोग अब जातियों को देखकर यहाँ पर, क्योंकि कुर्मी समाज से आते हैं भगवत सरन गंगवार जो हैं, उसके अलावा हम दूसरे तरफ देखें तो वो एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं, जितिन प्रसाद हैं जो कि एक ब्राह्मण चेहरा हैं। हालांकि अगर कुर्मी समाज का देखें तो लगभग 2.5 लाख वोट माना जाता है कि यहाँ पर है, और किसानों की भी नाराजगी है। यहाँ पर किसान भी बड़ी तादाद में हैं, सिख समुदाय के भी लोग हैं, हालांकि उतनी बड़ी तादाद में वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव है। तो आपको लग रहा है कि लोग उस तरह से बटकर भी या देखकर कैंडिडेट को उस तरह से वोट कर रहे हैं? तो ये तो बिल्कुल सही है कि पीडीए चलेगा। पीडीए का जो एक पूरे हिंदुस्तान में गठबंधन ने पीडीए को माना है कि जब पिछड़े लोग, अल्पसंख्यक लोग और इसी तरह से जो आदिवासी और हमारे तमाम लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक सामाजिक न्याय नहीं मिला है, यानी गरीबी अमीरी की तो रेखा इतनी चौड़ी हो गई कि 1000 अमीर लोग बराबर संपत्ति है उनके पास 100 करोड़ लोगों के, यानी 100 करोड़ लोगों के बराबर 1000 लोगों के पास संपत्ति इस 10 साल में इकट्ठी हुई है। गरीबी अमीरी की भी लड़ाई है, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई उससे ऊपर है। जिसको सामाजिक न्याय नहीं मिला है वो लड़ाई है, और करवट बदल दिया। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें ये हार जाएंगे, क्योंकि पीडीए जो पिछड़ा वर्ग है, यहाँ की समीकरण भी यही है कि पिछड़े वर्ग को में ही लोध राजपूत आते हैं, पिछड़े ही में किसान आते हैं, उसी में कुर्मी आते हैं, और दीगर कौमें भी आती हैं छोटी मोटी। अल्पसंख्यक यहाँ पर हैं, उनके बारे में तो चैनलों ने उतना नहीं उठाया, लेकिन सबसे बड़ी जो इस देश के लिए शर्म और खास तौर से हम लोगों को शर्म की बात है कि देश के नागरिक के ऊपर उसकी नागरिकता पे सवाल उठाने वाली सरकार, उसको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। पर मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि खजानों को जिसने
रद्दी समझकर बेच डाला है, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने चाय वाले के हाथ में दे दी, वो भारत को चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। और अभी आपने मुस्लिम की एक बात कही, उसके बारे में आपसे अर्ज करना चाह रहा था। देखिए, मुस्लिम के हितैषी अच्छी बात है, वो मुस्लिम एक भाजपा के कैंडिडेट हैं, लेकिन जिस वक्त का एनआरसी एनपीआर का वोटिंग चल रही थी, तो उस वक्त वोट कहाँ गया था मोहतरमा मायावती जी का? मुझे उनसे शिकायत नहीं है, वो मेरे भाई हैं, घर आए, चाय पिए, हम उनको ईद की मुबारकबाद दें। लेकिन जहां तक वोट का ताल्लुक है, तो सबका एक ही फैसला है, वोट बंटने नहीं देंगे। ना हिंदू हो, ना मुस्लिम हो, ना सिख हो या ईसाई हो, वोट नहीं बटेगा किसी हालत में। इस बार एक तरफा जाएगा भगवत सिंह गंगवार। मैं मोहम्मद कासिम जी मैं मोहम्मद कासिम। जी बताइए, आपके लिए क्या मुद्दे हैं? आपको क्या लग रहा है कि इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? महंगाई, बेरोजगारी, क्या ये मुद्दे हैं? क्या इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में आपको पता है? क्या आपके लिए वो कोई मुद्दा है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपनी जनसभाओं से सबसे पहले बात जो है वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद इन सब की करते हैं। 10 साल में लगातार भ्रष्टाचार की बात करते रहे, लेकिन क्या आपको लग रहा है अभी भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई कोई मुद्दा है, या फिर कुछ और आपको लगता है जिस पर वोट किया जाएगा? देखिए मैडम, गम उठाना, मुस्कुराना यूं तो मेरी फितरत है, और मुझे बर्बादी पे अश्क बरसाना नहीं आता। यहाँ पीलीभीत की जनता जो है, जो त्रस्त है, वो है गरीबी और बेरोजगारी से, और यहाँ की सड़कों के गड्ढों से। किसी की टांग टूट रही, किसी का हाथ टूट रहा है। ये जो गरीबी के मुद्दे हैं, जो एक नीचा तबका है, हमें सोचना है गरीबी के लिए, नीचे के लिए। जो ऐसे लोग हैं जिनके घर में कपड़े तक नहीं है, चूल्हे जलने के लिए लकड़ी तक नहीं है, उनके बारे में सोचते हैं हम जो हैं इतने बड़े जैसे और स्तर के बारे में नहीं सोचते। यहाँ 2 ही मुद्दे हैं, एक गरीबी, बेरोजगारी और गड्ढे सड़क के। अगर इससे जनता त्रस्त होकर जो है वो कुछ और सोचना चाहती है। जी बिल्कुल। आप अपना नाम बताइए। अनवर अनीस नाम है मेरा। जी आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं इस बार? क्या मुद्दे हैं आपके जिन पर आप वोट करने जा रहे हैं? एक तो मेरा ये सोचना पूरे यहीं के नहीं, पहले पूरे भारतवर्ष में ये चुनाव है जनता वर्सेस बीजेपी, क्योंकि 2 विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत देने वाली, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लड़ने वाली विचारधारा, ये तो आजादी से ही चली आ रही है, वो 20-30% कट्टर। और एक विचारधारा है देश को जोड़ने वाली, दिलों को जोड़ने वाली, धर्म जाति से ऊपर उठकर। और हम ये चाहते हैं कि चुनाव बिल्कुल मुद्दों पर आधारित है। शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो। आज जो इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, उसमें जो बड़ी बात है, जो हमारी बेरोजगार 30 लाख जो बैठे हैं, नौकरी इन्होंने 10 साल में होल्ड कर रखी है। सबसे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, 30 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम इंडिया गठबंधन की सरकार पहली कैबिनेट में करेगी। पहली कैबिनेट में ही जो एमएसपी की स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का काम करेंगे, अग्निवीर योजना बंद करने का काम करेंगे। तो माहौल बिल्कुल साफ है कि बिल्कुल एक तरफ ये चुनाव जब मुद्दों पर हो रहा है तो भाजपा तिनके की तरह उड़ जाएगी, जब इस मुद्दों के आधार पर हमारी जनता वोट करने जा रही। पीलीभीत में नहीं, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, जो यहाँ 3 सीटें तो हम इसी चरण में जीत रहे हैं, और ये हवा आखिरी 7 चरण तक जाएगी, और कहीं ये लोग नफरत वाले नहीं दिखेंगे। सिर्फ मुद्दों पर आधारित चुनाव है, मुद्दों की जीत होगी, नौजवानों की जीत होगी, बेरोजगारों की जीत होगी, किसानों की जीत। लोगों को लगेगा मैंने किसी नेताजी को अपने साथ खड़ा कर लिया है। लेकिन ऐसा लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ और आपको देखिए लगातार लोगों के आने का सिलसिला, यहाँ जुड़ने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता है भी तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो वोटर भी है, ये भी आपको समझने की जरूरत है। जी आप बताइए, आपका नाम? अखलाक हसन खान। जी आप बताइए अखलाक साहब की इस बार 2024 के चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दे हैं? क्योंकि 2014 हमने देखा, 2019 आपने देखा, दोनों बार 10 साल से अब भाजपा का कब्जा है। आप ये बताइए कि इस लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो बड़ी तादाद में यहाँ पर मुसलमान हैं, और अक्सर ये देखा जाता है कि अगर कोई और दूसरा मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो जाए और समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन का दूसरा कैंडिडेट है तो अक्सर वोट बढ़ जाते हैं। क्या इस बात का डर आपको भी है? आपको किस तरफ हवा दिख रही है? क्या लग रहे हैं मुद्दे, क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक शेर सुनाऊंगा कि ये खामोश मियाजी तुमको जीने ना देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आपकी जो बात है वो ये है कि हमारी आज का जो वोटिंग होगा, इस बार जो वोटिंग होगी वो ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम के बीच है, बल्कि ये है कि नफरत की राजनीति और मोहब्बत की राजनीति,
इस पे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी को देखते हुए, क्योंकि नफरत के लोगों को तो पसंद नहीं करेगा कोई भी। जो नफरत देश के अंदर फैलाई गई, अब आप समझ रही हैं कि किस तरीके की नफरत फैलाई गई, उस नफरत को तो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। इसलिए हम तो मोहब्बत की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम मोहब्बत की लड़ाई में ही लोगों को आगे बढ़ाएंगे और उनको यही प्रेस करेंगे। जी आप बताइए, आपका क्या नाम है? हरगोविंद गंगवार मेरा नाम है। अच्छा, तो आप उसी कम्युनिटी से आते हैं जिनके समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपके लिए मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करने जा रहे हैं? यहाँ देखिए, लोकल मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ जो लोकल में है। एक तो आवारा पशु जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। लगभग मेरी समझ आए दिन जो है 1-2 लोगों को मार देते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, इतनी फसलें खा रहे हैं कि लोग परेशान हो गए हैं। गन्ना नहीं हो पा रहा है, धान गेहूं फसल नहीं बच रही है। दूसरे सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ जो शेर, जो जंगल किनारे लोग हैं, उनका जीना दो हो गया है जो है बिल्कुल। इतने अभी एक हत्या जल्दी में हुई है, अभी शेर ने खा लिया, अभी परसों की बात है, नहीं अभी 4 दिन हुए अभी तो कम से कम 200 लोगों को जो है शेर खा चुका है। जबकि भाजपा की सरकार 10 सालें हो गई केंद्र में, 7 साल यहाँ हो गई अभी तक, जबकि मंत्री भी यहाँ के हैं और अभी यहाँ 3 बार योगी जी आ भी चुके हैं जो यहाँ मुख्यमंत्री हैं, उस पर कोई बात नहीं करता है। दूसरे शिक्षा अगर है क्या, जैसे जीएसटी है, आप देखिए जीएसटी इतना बड़ा वो है, हीरा खरीदने जाओ आप, हीरे पे 3% जीएसटी मात्र, और यही जो है आप किताब कलम कापी खरीदने जाओ उस पर 18% जीएसटी। इसका मतलब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जो है लोगों को पढ़ने नहीं देना चाहती, पढ़ेंगे नौकरी मांगेंगे, इसलिए जो पढ़ने नहीं देना चाहते हैं पढ़ेंगे नौकरी मांगेंगे। बताइए, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है? क्योंकि मोदी जी लगातार अपनी रैलियों से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आप थोड़ा इधर आ जाएं। लगातार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का हमने मुद्दा देखा। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा कोई मुद्दा है? क्या आपको लगता है कोई किसी तरह से चंदे का धंधा जो किया गया है, ये विपक्ष जो कह रहा है, क्या इन सब बातों को जनता सोच रही है? क्या ये भी उसके लिए कोई मुद्दे हैं वोट करने के लिए? इलेक्टोरल घोटाला जो है दुनिया, देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, क्योंकि हमने देखा है, हम भी टीवी देखते हैं, मैंने जो देखा है कि ऐसी टीवी पे तो नहीं दिखाते हैं, नहीं टीवी में नहीं दिखाते हैं क्योंकि सब मीडिया उनकी है। 1-2 चैनल ऐसे हैं जो दिखाते हैं जो ईमानदार हैं, बाकी सब मीडिया उन्हीं की दिखाते नहीं जो असली मुद्दे। अभी केजरीवाल जी के गिरफ्तारी हुई है, उनकी पत्नी ने दिल्ली में जो इतना बड़ा आंदोलन किया है, पूरा शायद वो रामलीला ग्राउंड भरा हुआ था, लेकिन मीडिया ने नहीं दिखाया। 1-2 चैनल, आपके चैनल दिखाया, 1-2 चैनल ऐसे दिखाते हैं। तो इलेक्टोरल घोटाला दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। आप ये देखिए, जो कंपनियां जो है घाटे में हैं, जिन कंपनियों की हैसियत नहीं है, उनसे 500 करोड़ चंदा, 1000 करोड़ चंदा कहां से ले लिया, कैसे ले लिया, सबसे बड़ा घोटाला है ये। इस पे जो है भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। और ये आने वाले समय में अभी हम लोग जो है इसी लोकसभा चुनाव में जो है देश की जनता जो है इनको सबक सिखाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। यहाँ से हमारे मोदी जी तो कह रहे हैं कि 80 में से 80 लेकर आएंगे, उन्होंने नारा दिया है। वो तो नारा 400 पार का भी दे रहे हैं, लेकिन 400 हार के जाएंगे वो, यहाँ से 400 हार के जाएंगे, ये पता चल जाएगा। आप इतने 10 साल की बीजेपी की सरकार से आप इतना त्रस्त हो गए हैं कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। कभी आपने बीजेपी को वोट किया था? कभी नहीं किया, हम तो आज तक नहीं किया, क्योंकि हम तो मुद्दों पर करते हैं। जब उनकी सोच ही हमेशा जो है लोगों के खिलाफ रही है, जनता के खिलाफ रही है उनकी सोच। हम हमेशा मुद्दों में वोट करते हैं, कभी मैंने भाजपा को वोट नहीं दिया है। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम है? जी, विकास गंगवार। विकास जी, आप बताइए कि आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार इस चुनाव में? क्या वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया जाना ये कोई मुद्दा बन रहा है यहाँ पर? भ्रष्टाचार, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये कोई मुद्दा बन रहा है? और इसके साथ साथ यहाँ डबल इंजन की सरकार है, इधर आप आ जाएं। डबल इंजन की सरकार है, तो बार बार वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार, यानी कि डबल काम कर रही है वो। तो इस तरह का कोई काम आपको नजर आ रहा है? यहाँ पर 3-3 बार योगी जी आ चुके हैं, मोदी जी आ चुके हैं, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं, यानी कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस सीट पे लगाई हुई है। बड़ी वीवीआईपी सीट हो गई है आपकी। हाँ, अभी पीलीभीत में 3 बार मुख्यमंत्री आ चुके हैं, तीसरी बार आज आ रहा है बहेड़ी में, और हमारे प्रधानमंत्री भी जी आ चुके हैं, और यहाँ के राज्य मंत्री भी है बीजेपी से। अभी हमारे पीलीभीत में एक ITI कॉलेज है हम लोगों छात्र लोगों का, वो बंद पड़ा है, उस पर किसी नेता बीजेपी ने आके यहाँ बात नहीं करी। इतने नेता यहाँ आए हैं, मुख्यमंत्री जी भी आए थे, मोदी जी भी आए थे, उप मुख्यमंत्री भी आए हैं, उन लोगों ने इस चीज पे कोई बात नहीं किसी प्रकार की। और रहा हम किसान लोगों का हम देखते हैं, हमारे किसान हैं? जी, मैं किसान का बेटा हूँ एक। अच्छा। किसानी कितनी अभी आप किसानी करते हैं? कितनी जमीन है अभी आपकी? किसानी के मेरे पास भाई 80-90 बीघा जमीन होगी मेरे पिताजी के पास, किसानी भी करते हैं हम लोग।
तो हमने देखा है गांव में देखते हैं तो सांड इतने छोड़ रखे हैं, वहाँ तार लगाए के बाद उनको रखाएं, फिर उसके बाद ये खाद की इतनी महंगाई बना रखी है, पेस्टिसाइड की दवाएं हैं वो इतनी महंगा बना रखी हैं। और हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, कोई पढ़ाई करने के लिए कोई एग्जाम फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद पता चलता है कि पेपर की प्रवेश पत्र आ गया, प्रवेश पत्र देने जाओ तो उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया। भाई हमने पढ़ाई की, तैयारी करी, कोचिंग करी, कोचिंग करने के बाद हमारा एडमिट कार्ड आया, हम गए रोडवेज से आपका गए, ट्रेन से गए, पानी पत्ता जो भी लिया उसका लेने के बाद वहाँ पता चलता है पेपर लीक हो गया, वहाँ से वापस आना पड़ता है। भाई इतना पैसा कहाँ हमारे पास रखा है? 400-500 रुपए एक फार्म पड़ता है, हर एक आवेदन में 400-500 रुपए से नीचे कोई आवेदन नहीं होता है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने किसानों के लिए बहुत किया है, युवा जो हैं उनके लिए बहुत उन्होंने काम किए हैं, वो सब तो अपनी रैलियों से तमाम बातें कह रहे हैं। कौन सा ऐसा काम किसान लिए गए? इन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी कर देंगे, कौन सी किसान की आय इन्होंने दुगनी कर दी? हम लोगों ने वहाँ आंदोलन किया था, हमारे लिए कीले गाड़ दिए थे रोड पे जाने के लिए, आंसू के गोले छोड़े थे, पानी के फुब्बारे चलाए थे। बताओ कौन सा इन्होंने हम लोगों की आय दुगनी कर दी? आज भी हम अपना पिछली बार गेहूं, शायद गेहूं था या धान था, उसको तुलाने गए थे तो वो मंडी में छोड़ के आना पड़ा था। आज भी सरकारी कांटे धान तुलाने जाते हैं तो उसकी नमी चेक करते हैं। वो कह रहे हैं किसान निधि के तहत आपके अकाउंट में पैसे आते हैं? कोई पैसा नहीं आता। 2-2 हजार रुपए दे, 2-2 हजार रुपए से जीवन थोड़ी चल रहा है किसी का। अगर आप किसी को 2 हजार रुपए दे देंगे, उसको 2 हजार रुपए जीवन थोड़ी चल रहा है। भाई यूरिया का कट्टा 50 किलो का था पिछली, पहले अब 45 किलो का हो गया है। इतनी महंगाई उन्होंने बढ़ा रखी है। अब रही सिलेंडर की बात, सिलेंडर पहले 400 रुपए मिलता था, 900, 1100, 1200 रुपए सिलेंडर कर दिया है। डीजल पहले कितने था, अब कितना हो गया, पेट्रोल था कितना हो गया। अब इसी चक्कर में सब। तो आपको लग रहा है बेरोजगारी और महंगाई, पेपर लीक, ये तमाम आपके लिए बड़े मुद्दे हैं? तमाम बड़े मुद्दे हैं हम लोगों के लिए, और इसी पर युवा वोट करने के लिए जा रहा है? इसी पे युवा वोट करने जा रहा हूँ। हम लोग क्या चाहिए? और हमें कोई ये मंदिर में घंटा थोड़ी बजाना है जाके, ना कोई कीर्तन करना है। लेकिन उन्होंने तो कहा कि उन्होंने मंदिर बनवा दिया और आप अब उस पर वोट करिए। उन्होंने 500 साल से रामलला टेंट में रह रहे थे। रामलला इससे पहले दुनिया में नहीं थे क्या? उससे पहले भी तो रामलला दुनिया में थे, दुनिया उस टाइम भी चल रही थी। और भी जो लोग हैं, ऐसा नहीं कि ये कहते हैं जो राम को लाए हैं, इनका कोई नारा है जो राम को लाए, ऐसे कुछ। हाँ, हम उनको लाएंगे। भाई राम तो पहले ही आ गए, ऐसा थोड़ी ना तुम राम को लाए हो। दुनिया उन्होंने बसा रखी, तुमने थोड़ी बसा रखी है। मानो तो राम, ना मानो तो पत्थर, है ना? जी बिल्कुल। और मैं आपसे आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी, और आपने अभी इनको सुना तो ये मुद्दे लग रहा है कि क्या ये 10 साल में जो जनता त्रस्त हो गई है, क्या उसकी वजह से आपको लग रहा है किस तरह से युवाओं का जो है वो गुस्सा फूट रहा है कि वो कह रहे हैं कि वो इन मुद्दों पर वोट करेंगे? किसान बेहाल हैं, युवा बेहाल हैं, या फिर आपको कुछ और लग रहा है, कुछ और हैं इस बार के मुद्दे? क्या आपको फील हो रहा है? अपना नाम बताइए। एक ही मुद्दा है। मेरा नाम दानिश खान है जी। हिंदुस्तान का जो आईन है, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो अवाम है, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी मिलके, मोहब्बत से। मोदी जी ने जब से सरकार बनाई है, जनता को लगातार नफरत करने के कुछ न कुछ शगुफे, कुछ न कुछ तरीके सिखाए हैं। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं परवरदिगार का भी और लोगों का भी कि उन्होंने नफरत करना नहीं सीखी है। आज भी वो मोहब्बत में एक हैं और वो ये जान गए हैं कि मोदी जी को जिस काम के लिए देश की जनता ने बिठाला था, उनमें उन्होंने कोई काम किया नहीं, सिर्फ जुमले छोड़े हैं। और जुमलों से ना तो हमारा पेट भरता है, ना हमें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, ना हमारे बच्चे एजुकेटेड होते हैं। हम ऐसे लोगों को चाहते हैं जो हमारे लिए काम करें। और जब काम आप करेंगे नहीं, तो आज जनता ने एक मन बना लिया है, पूरे हिंदुस्तान में की नारा चल रहा है, ये 400 पार नहीं, 400 के 4, ये जितने इनकी सीटें आ चुकी हैं, अब ये समझ लीजिए कि इनकी सबकी जमानत जो है जब्त होने वाली। यहाँ हमारे बराबर में ही जिला है, वहां के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को रौंद दिया था। किसानों का आंदोलन होता है, उनके लिए कील और गाड़िए और कांटे बिछाए जाते हैं। देश में अन्नदाता के खिलाफ इतनी नफरत इनके मन में है, तो फिर देश का अन्नदाता इनके साथ कैसे खड़ा हो जाए? आप मुझे बताइए। इनके साथ ये लाठियां चलाते हैं, डंडे मारते हैं, योगी जी उनको भगा देते हैं, तो कैसे शिक्षा का जो है आप उत्थान करेंगे? आप दिल्ली से क्यों नहीं लेते? आप मनीष सिसोदिया से क्यों नहीं सीखते कुछ भी? जी नहीं, मेरा सवाल आपसे यह है कि देखिए, हर तबके, हर समाज के, हर कम्युनिटी के अपने मसले हैं, अपने मसाइल हैं। आप क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, आप एक खुद मुसलमान हैं, और यहाँ पर अच्छा खासा वोट है यहाँ पर मुसलमानों का। मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं? क्या उनके मुद्दे दूसरे लोगों से अलग हैं? क्या आपको सिर्फ आपकी बात जायज है, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन इस वक्त हम सब लोग मिलकर देश बचाने की बात कर रहे हैं। हमारा देश खतरे में है। ये वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश पे कब्जा कर लिया है। हमने 1947 में देश मिलकर आजाद कराया था। ये नफरत से हमारे देश को
फांसीवादी ताकतों के हाथ में देना चाहते हैं, ये हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। तो मुद्दा यहाँ पर किसी कम्युनिज्म का नहीं है, किसी कम्युनिटी का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है। अब हम एक राष्ट्र के लोग हैं, हम एक राष्ट्र के लोगों का मुद्दा है और हम सब लोग मिलकर ऐसे लोगों को जवाब देना। क्या मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तहफ्फुज यानी उसकी सिक्योरिटी कि वो जो करना चाहता है वो आराम से कर सके, कहीं जाना चाहता है वो जाए, जो तालीम हासिल करना चाहता है वो हासिल करे, कारोबार करना चाहता है वो कर पाए, क्या आपको लगता है ये मुद्दा उसके लिए सबसे अहम है? देखिए, बिल्कुल मुद्दा है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं ऐसे तमाम चैनल्स का जो आवाम की आवाज उठाते हैं। ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं जो आज हमारी आवाज उठाते हैं। तो जब हमारी आवाज उठाने वाले अभी मौजूद हैं तो मोदी जी कितना भी कोशिश कर लें हमारे अधिकार छीनने के, वो छीन नहीं सकते। आज जनता उनको नीचे लाके खड़ा कर देगी और हम सब मिलकर एक हो जाएंगे और हमारे जो राइट्स मिले हुए हैं, जो हमें संविधान में अधिकार मिले हुए, वो वापस हमारे लिए हम पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जिएंगे। हम पढ़ेंगे भी, हम अपने धर्म का प्रचार भी करेंगे, हम अच्छी एजुकेशन भी लेंगे, सब कुछ होगा। ये साथ देखिए, बात कम्युनिज्म तब आती है जब गंदी राजनीति होती है, जब ईमानदारी से होगी। केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने रोड बनाया, सबके लिए बनाया, उसमें कम्युनिटी की बात ही नहीं आती है। शिक्षा की बात हो रही है तो उन्होंने सबके लिए शिक्षा दी, उसमें कम्युनिटी की बात नहीं आती है। जब बादशाह ईमानदार होगा तो वो हिंदू मुसलमान करेगा ही नहीं, वो सबके राइट्स सबको देगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी जो आप तमाम लोगों से हमने बात की है, जाहिर सी बात है, लग रहा है कि लोगों में गुस्सा है, लोग मुद्दों पर वोट करने के लिए जा रहे हैं। अभी हमने चंद लोगों से बात की है और अभी हम पीलीभीत में हैं, अलग अलग जगहों पर हम जाएंगे और लोगों से बात करेंगे। आप तक तमाम तरह के जो व्यूज हैं वो हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, विचार हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता के मन में क्या है। लेकिन आपको पता है कि अभी आपने यहाँ तमाम लोगों को सुना कि युवाओं के मुद्दे क्या हैं, बेरोजगारी है, किसानों के मुद्दे हैं। यहाँ पर वरुण गांधी को कैंडिडेट ना बनाया जाना भी बीजेपी के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, भारी नाराजगी लोगों में है और इलेक्टोरल बॉन्ड और ये तमाम मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन तक जा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई, एक इस तरह की पॉलिसी लेकर आई गई जिससे बीजेपी ने अपनी जेब को भरा है। तो ये सब चीजें भी लोगों के जहन में घर कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि वाकई में जब वो वोट करने के लिए जाते हैं तो क्या इन्हीं मुद्दों पर वोट करते हैं या फिर उस वक्त कुछ और होता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, उसके लिए 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। आप लगातार डीबी लाइव पर हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसको आप देखते रहिए, क्योंकि अब से कुछ दिन तक तमाम जो लोकसभा सीट हैं जो पहले चरण में उत्तर प्रदेश की जिन पर वोटिंग होने जा रही है, उन तमाम जगहों से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाने वाले हैं।